चैप्टर 6। अब आगे। वेदांत फलक को लेकर बाहर आया और उसे कार में बैठाकर उसके बगल में बैठ गया। वहीं ये सब देख ध्वनि की जान तो हलक में अटक गई थी। वो खुद से घबराते हुए बोली, हे भगवान, ये मैंने दी को किस मुसीबत में डाल दिया। किस मुसीबत में मतलब? पीछे से आते हुए करण ने उससे पूछा तो वो सकपका गई। कुछ नहीं, ध्वनि ने बात बदलते हुए कहा और वहां से निहाल के पीछे चली गई। वहीं राज और करण दोनों को ही ध्वनि का बिहेव काफी अजीब लगा। करण ने तो इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन राज तो वेदांत का असिस्टेंट ठहरा, वो कैसे इन सब चीजों को इग्नोर कर सकता था। उसने किसी को कॉल किया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे वो करण के साथ वहां से चला गया। वहीं कार में बैठी फलक की हालत तो अब खराब हो रही थी। वो कार के डोर से लगभग चिपक कर बैठी हुई थी। वो बिच बिच में तिरछी नजरों से वेदांत को देख लिया करती थी, जो कि अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। लेकिन फलक को ये नहीं पता थी कि वेदांत उसकी हर एक हरकत नोटिस कर रहा है। फलक की इस बच्चे वाली हरकत को देखकर उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। ये मैं किस मुसीबत में फंस गई? आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ में अटक गई। ये ध्वनि ने भी मुझे बचाने के लिए खुद को भी किस मुसीबत में डाल दिया। कैसे भागूं इस कार से? अगर भाग भी गई तो ध्वनि फंस जाएगी। हे भगवान, कुछ तो जुगाड़ कीजिए। मैं इस शैतान के साथ ध्वनि को नहीं रहने दे सकती और न ही खुद रह सकती हूँ। भला किसी पुलिस ऑफिसर की बेटी किसी माफिया के साथ रह सकती है क्या? फलक की हालात तो अब रोने जैसे हो गई थी। आखिर थी तो वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बेटी, तो वो कैसे एक माफिया के साथ जा सकती थी? तभी उसके कानों में वेदांत की डोमिनेटिंग वॉइस सुनाई दी, स्टॉप थिंकिंग बार्बी। वेदांत की अट्रैक्टिव मिनली और डरावनी आवाज सुन फलक के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पकड़ कार डोर पे कस गई। वहीं निहाल के साथ बैठी ध्वनि तो अपने दांतों से अपने नाखूनों को काट रही थी। वेदांत सिंघानिया, द माफिया किंग उर्फ शैतान। क्या ध्वनि, तुझे पूरी दुनिया में यही एंटीक पीस मिला था मदद मांगने के लिए? कम से कम हेल्प मांगने से पहले इन बंदरों का नाम तो पूछ लेती। वो धीरे से बुदबुदाई, लेकिन उसकी आखिरी की लाइनें निहाल से साफ साफ सुन दी थी, जिसे सुन उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ गई है। क्या इस क्यूटी ने मुझे बंदर बोला? इतना सोचने मात्र से उसका पारा हाई हो गया। उसने तीखी नजरों से ध्वनि की ओर देखा तो वो उसे देख फेक स्माइल करने लगी। थोड़ी देर में उनकी कारें कोलकाता एयरपोर्ट के हेलीपैड पे आकर रुकी, जिसे देखकर फलक और ध्वनि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो दोनों कार से उतरकर एक दूसरे के पास आ गई। निहाल ने उन दोनों को उस प्राइवेट जेट में बैठने के लिए बोला तो उन दोनों ने ना में अपना सिर हिला दिया। तभी उन्हें खुद के ऊपर किसी के नजरों की तपिश महसूस हुई। उन्होंने देखा कि वेदांत उन तीनों को अपनी लाल हो चुकी नीली आंखों से घूर रहा है, जिसे देखकर उन तीनों की हालत डर से खराब होने लगी। लेकिन ध्वनि और फलक ने डर को अपने फेस पर नहीं आने दिया। आखिर थी तो वो भी पुलिस ऑफिसर की बेटियां, भला वो एक माफिया से कैसे डर सकती थी? लेकिन हालात आज उनकी मर्जी के खिलाफ थे, इसलिए वो दोनों खुद को नॉर्मल कर जेट में जाकर बैठ गईं। और इसी के साथ वो जेट अपनी उड़ान भर वहां से अपनी मंजिल की ओर निकल गया। जेट के अंदर ध्वनि और फलक एक साथ बैठी हुई थी। वही उनके सामने निहाल और करण बैठे हुए थे, जो उन दोनों को अपनी चिल जैसी निगाहों से देख रहे थे। करण, जिसने कुछ देर पहले काफी नशा किया हुआ था, अब उसका पूरा नशा उतर चुका था। वो तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर फलक को ही घूरे जा रहा था, जिसे देखकर फलक बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, जिस वजह से वो अपने साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में मोड़ रही थी। उसकी इस अक्वर्डनेस को निहाल ने देख लिया था तो को माहौल को लाइट करने के इरादे से बोला, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप दोनों? मेरा नाम फलक शर्मा है और हम दोनों चंडीगढ़ से हैं, फलक ने सपाट लहजे में जवाब दिया। आपकी फैमिली में कौन कौन है
और ध्वनि ने हमसे हेल्प मांगने से बेहतर अपनी फैमिली से हेल्प क्यों नहीं मांगा? करण ने शक भरी नजरों से फलक से पूछा। वहीं करण के इस डायरेक्ट सवाल से फलक एक सेकंड के लिए तो सोच में पड़ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और बोली, मेरी फैमिली में माँ पापा और बस हम दोनों हैं, और कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। फलक ने इतना कहा और अपनी नजरें नीची कर ली। फलक ने करण और निहाल को अपनी सारी जानकारी सही बताई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इन लोगों से झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। इन्हें मुश्किल से आधे घंटे ही लगेंगे उनकी पूरी जन्म कुंडली निकलने के लिए, और उसने अपने पापा के मुंह से सुना भी था कि माफिया किंग वेदांत को झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो झूठ बोलने वालों को इतनी बुरी सजा देता है कि उसकी 4 पीढ़ी भी डर से कांप उठे। बस यही सब सोचकर उसने सच बोलना ही बेहतर समझा, और इन सब बातों को ध्वनि भी अच्छी तरह से जानती थी। थोड़ी देर तक माहौल में फिर से अक्वार्डनेस छा गई, तो इस बार करण ने थोड़े कैजुअल वे में ध्वनि से पूछा, क्यूटी पाई तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ कि तुम क्या पढ़ती हो और तुम्हारी एज कितनी ही? करण ने जानबूझकर ध्वनि की एज पूछी थी ताकि वो निहाल को चिढ़ा सके। वहीं उसकी इस हरकत को भांपते हुए निहाल उसे अपनी आईब्रो सिकोड़कर घूरने लगा। मैंने लास्ट मंथ ही 12 कंप्लीट किया है एंड नाउ आई एम 18 इंच। ध्वनि ने छोटी सी स्माइल देते हुए करण से कहा, तो वही निहाल तो उसकी स्माइल में ही खो गया था। सच में कितनी प्यारी स्माइल थी ध्वनि की, निहाल तो बस उसे ही ताड़े जा रहा था। वहीं निहाल की इस मजनू वाली हरकत को देखकर करण अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी करण ने यही सवाल फलक से पूछा, जिसे सुनकर फलक को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह उसने अपने गुस्से को काबू किया और एक नकली स्माइल अपने फेस पर लाते हुए बोली, पिछले महीने मेरी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है एंड आई एम 20। अगर अब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई हो तो आप हमें ये बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं। ना चाहते हुए भी फलक की आवाज में उसका चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा था। फिलहाल तो ये जेट मुंबई जा रहा है, करण ने स्माइल करते हुए कहा और अपने सीट पर लीन हो गया। ये डेविल हम दोनों को जबरदस्ती मुंबई क्यों लेकर जा रहा है? फलक ये सोच परेशान होने लगी। वहीं दूसरी ओर उसी जेट में बने पर्सनल स्वीट के सोफे पर बैठा वेदांत उसके सामने टेबल पर रखे लैपटॉप में ये सारी चीजें देख रहा था, जिसे देख उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसके बगल में खड़ा राज उसकी इस स्माइल को देख घबराने लगा। उसे अब फलक और ध्वनि की फिक्र होने लगी थी। तभी उसके कानों में वेदांत की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, उनकी फिक्र करना हो गया हो तो अपना काम पूरा करो। वेदांत की आवाज में राज वार्निंग साफ समझ सकता था। उसने ओके सर कहा और वहां से बाहर चला गया। राज के उस स्वीट से जाने के बाद वेदांत ने अपना सर सोफे के हेड रेस्ट से टिका लिया और आंखें बंद कर किसी खूबसूरत लम्हे में खो गया, जहां एक लड़की जिसकी उम्र करीब 18 साल रही होगी वो एक लड़के के बाहों में सो रही थी। वही उस लड़के की उम्र करीब 26 साल रही होगी। वो लड़का अपनी उंगलियों को उस लड़की के बालों में फेर रहा था। वहीं उन दोनों के बदन पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक सफेद ब्लैंकेट था। तभी उस लड़के को कुछ शरारत सूझी तो उसने अपने हाथ ब्लैंकेट के अंदर डाल दिए। वेद परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ, वो लड़की नींद में कसमसाते हुए बोली और उसने अपना चेहरा वेदांत के सीने में छुपा लिया। वेदांत उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से अपने होठों को ले जाकर उस लड़की के कान पर अपनी गहरी सांसों को छोड़ते हुए बोला, अभी तो बस 3 राउंड हुए हैं जान, और तुम अभी से थक गई। अपने हस्बैंड की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोल उसे घूरने लगी। इस वक्त उस लड़की का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वहीं अपनी वाइफ को नींद से जागते देख वेदांत के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, और थोड़ी देर बाद उस रूम में उन दोनों की गहरी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से एक बार फिर उस रूम का टेम्परेचर बढ़ गया था।
वेदांत ने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता जान, बाकी सब तो मोहरे हैं शतरंज के, वेदांत सर्द लहजे में बोला।